स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को देखते हुए और ख़ासकर बिहार पीसीएस को एग्ज़ाम को देखते हुए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ शुरू की है और इस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग विभिन्न संस्थानों के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो आज जो पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है परफेक्शन आईएएस संस्थान का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जो कि फुल लेंथ टेस्ट पेपर है। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और आपकी तैयारी को और सुदृढ़ बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसे ज़रा देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बताना है क्या क्या कथन है, इनको देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो पहला कथन क्या कह रहा है? कृषि आमतौर पर नदी के किनारे, किसके किनारे? नदी के किनारे की जाती थी। दूसरा कथन, एक साथ दो फसलें उगाने के उदाहरण हैं। तीसरा कथन, तांबे के हल के इस्तेमाल से ज़मीन की जुताई की जाती थी, यानी हल किसका है? तांबे का है। तो यदि हम ये कथन पर विचार करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस पर बेस्ड है? वो सीधी बात है इंडस रिवर यानी रिवर बेस्ड एक सभ्यता है। तो रिवर बेस्ड ये जो सभ्यता है, तो इसका मतलब जो सारी सभ्यताएं हैं वो कहाँ पर बनी होंगी? नदी के किनारे बनी होंगी। और नदी आमतौर पर किसके लिए यूज़ की जाती है? कृषि और पीने के पानी और रक्षा के लिए, और शिकार आसानी से मिल जाए उसके लिए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, इसके दो फसल उगाने के उदाहरण। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जैसे आपका मेहरगढ़ है तो वहाँ पे सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी में सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य यहीं पर मिले हैं। और अगर हम फसल की बात करें तो ये चावल के साक्ष्य सिंधु घाटी से मिले हैं, कपास के साक्ष्य सिंधु घाटी से मिले हैं। ठीक है, किसके? चावल के, कपास के, ठीक है, चावल के, कपास के ये साक्ष्य हमें कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। ठीक है, और यदि यहीं पर यदि हम आगे बात करते हैं तो ये कह रहा है दो फसलें उगाने का, तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। और तांबे के हल, तो हल की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका कोल्डीवा है वहाँ पर हमें मिट्टी का हल भी मिला है। किसका मित्रों? मिट्टी का हल, मिट्टी का हल। तो ये भी कथन क्या है? पूरा सही है। और जो ये तांबा होता था ये लकड़ी के हल में एक ब्लेड का काम करता था। किसका काम करता था? ब्लेड का, जिससे धरती को आसानी से खोदा जा सके। यानी ये चीज़ें तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। और इसमें हमें क्या देखना था? इसमें हमें बताना था कि कौन सा कथन गलत है। तो हम देखते हैं ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? इसको ज़रा देखते हैं हम लोग। पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बातें आरंभिक वैदिक काल के लोगों में ज्ञात नहीं थीं? और सोने के आभूषण का उपयोग करना, चरखी का प्रयोग करना, और कंघी से और तेल लगाया जाना बालों पर, और लोहे के हल का प्रयोग करना। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि सिंधु घाटी आरंभिक यानी जैसे वैदिक पीरियड है, इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भागों में? एक तो आपका ऋग्वैदिक काल है और दूसरा आपका पोस्ट ऋग्वैदिक काल है। ठीक है, तो ये जो समय है इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी हिरण्य करके एक आभूषण मिला है, हिरण्य, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे सोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता। तो यानी सोने के आभूषण मिले हैं, बात बिल्कुल सही है। सूत कपड़े काटा जाता था यानी चरखी का भी उपयोग होता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। बालों में यदि कंघी और तेल के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से ये हमने यहाँ भी देखा है, यहाँ भी पाया गया है। लोहे के हल का प्रयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी लोहे का खोज नहीं की गई थी। लोहे की खोज अगर आप बात करेंगे तो पोस्ट ऋग्वैदिक काल में की गई थी। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो कथन क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पर आरंभिक काल में कथन ये सही नहीं है। और आंसर क्वेश्चन भी क्या बताना है? कौन सा कथन नहीं सही है यानी ज्ञात नहीं था? तो लोहे के हल का प्रयोग ये लोग करना नहीं जानते थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इसे देखते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि आर्य मूल रूप से भारत के निवासी थे और वे बाहर से नहीं आए थे। हड़प्पा और वैदिक सभ्यताओं की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं में कई समानताएं हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी ऋग्वैदिक काल दोनों में पाई जाती है? तो यदि हम यहाँ पर बात करें कौन सा इसमें सही है, बालों में जुल्फ़ों में सिंदूर लगाना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंदूर बालों में लगाते थे ये लोग, ठीक है। पीपल की पूजा करना, तो सिंधु घाटी के सभ्यता पीपल की पूजा करते थे, ठीक है। तीसरी बात प्यासे कौवे की कहानी, तो ऐसे चित्र भी यहाँ पर मिले हैं जिसमें कौवे का चित्रण किया गया है और प्यासे कौवे का भी चित्रण किया गया है, यानी जैसे कंकड़ पत्थर वाला आपने ऑप्शन देखा होगा, चित्र देखे होंगे कि कौवा आता है कंकड़ डालता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। तो ये भी कहानी बिल्कुल सही है। और स्वास्तिक के चिन्ह के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी चिन्ह यहाँ पर मिला है, यानी ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राष्ट्रपति भवन में रखा रामपुरवा बैल मौर्य काल के शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। रामपुरवा बैल, ठीक है। और रामपुरवा बैल भारतीय और फारसी कला का मिश्रण है। ये किससे बना है? तो यदि हम बात करें फारसी कला और भारतीय पर, ये जो है वो एकास्मक पत्थर पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? एकास्मक पत्थर पर। और ये कला हमने फारसियों यानी ईरानियों से सीखी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी जो है वही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पत्थर ऑप्शन बी में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में एक विशेष क्षेत्र पर महाभारत के समय से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य एक ही राजवंश का शासन असुर नरक की उत्पत्ति का दावा करता है, जो महाकाव्य और पुराणों के अनुसार विष्णु में पृथ्वी का पुत्र था। इस राजवंश का भौम अर्थात भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त विवरण सही है? तो यहाँ पर यदि हम उपयुक्त विवरण के बारे में बात करें तो ये जो क्षेत्र है इसके बारे में जो ये सारी बातें की गई हैं ये कामरूप देश के बारे में की गई हैं। किसके बारे में? कामरूप देश। ऑप्शन देखते हैं, कश्मीर, असम, बुंदेलखंड और मगध। तो कामरूप देश जो था वो किस राजवंश का शासन यहाँ पर था? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर भास्कर वर्मा की का शासन था। और ये जो क्षेत्र है ये कामरूप क्षेत्र असम का प्राचीन नाम है और अहोम राजवंश का यहाँ पर शासन था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक जिसे रेहला कहा जाता है अरबी में लिखी गई है। 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और दिलचस्प विवरण प्रदान करती है, ठीक है। ये किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो यहाँ पर यदि हम बात करें इब्न बतूता कहाँ का था तो मित्रों ये अफ्रीकी यात्री था। अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। कौन सा देश है मित्रों? मोरक्को देश है। तो ये मोरक्को का निवासी था और जो किसके शासन में काल में आया था? वो एमबीटी के शासन काल में आया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। और तुगलक अपने आप को बहुत विद्वान समझाता था और जब ये विदेशी यात्री से तुगलक से मिला तो तुगलक ने इसे अपने समकक्ष विद्वान माना और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासकों में कौन भक्ति संत दादू दयाल के समकालीन थे? यदि हम दादू दयाल के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। और अगर हम इनके बारे में बात करते हैं कि इनका जन्म हुआ कब था तो इनके जन्म के होने के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों इनका जन्म जो है वो हुआ था 1544 ईस्वी में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। और 1544 का मतलब ये जो समकालीन रहे होंगे तो ये रहे होंगे अकबर के समकालीन। किसके? अकबर के। तो कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसे देखते हैं। भारत में सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक, जिन्होंने 7 से अधिक सुल्तान देखे हैं, एक अवसर पर दिल्ली के सुल्तान ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरी दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। तो जिस सूफी फ़कीर के बारे में यहाँ चर्चा की गई है वो कौन है? तो ये जो सूफी फ़कीर हैं ये औलिया या जिसे आप कहते हैं चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड हैं। किससे हैं? चिश्ती संप्रदाय से। ठीक है। और ये जो जिस सूफ़ी संत के बारे में बता रहे हैं, चर्चा की जा रही है, तो ये सूफ़ी संत हैं निज़ामुद्दीन औलिया। कौन है? निज़ामुद्दीन औलिया। और निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में एक बात और की जाती है, क्या कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं वो क्या कहते हैं मोहम्मद ग़ियासुद्दीन तुगलक के से इनकी काफ़ी बेमनस्यता थी और इनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। और इसके लिए उन्होंने एक बार ग़ियासुद्दीन ने जब ये सोची कि हम निज़ामुद्दीन औलिया को कैद कर लें, तो इसकी सोच से जब वो बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था तो उसने दिल्ली के में ये खबर भिजवाई कि निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ जाएं वरना उन्हें हम जेल में डाल देंगे। तो निज़ामुद्दीन औलिया का एक फ़ेमस कोटेशन यहाँ भी चलता है, हुज़्नु दिल्ली दूरस्तो। तो ये भी कथन निज़ामुद्दीन औलिया और ग़ियासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9 क्या कह रहा है? सिख गुरु पवित्र पुस्तक सिख गुरुओं के विभिन्न धर्मों और जातियों के विभिन्न प्रारंभिक मध्यकालीन संतों के भजन शामिल हैं, यानी आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित की गई थी? तो यदि हम बात करते हैं आदि ग्रंथ के बारे में, तो मित्रों आदि ग्रंथ जो है आपका गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव और बंदा बहादुर, तो ये जो संकलित की गई थी ये की गई थी गुरु अर्जुन देव के द्वारा। क्यों अर्जुन देव? कौन से गुरु थे? 5वें सिखों के गुरु थे। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नामक एक विशाल नदी मियोसिन काल से मिलियन यानी 5 से 24 मिलियन वर्ष पूर्व दौरान हिमालय की पूरी अनुदैर्ध्य सीमा को पार किया। हालांकि समय के साथ इंडो ब्रह्मा नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में विभक्त हो गई। यह विभक्ति संभवतः किस कारण हुई? पश्चिमी हिमालय में प्लाइस्टोसिन उथल पुथल के, पोटवार पठार या दिल्ली का रिज के उत्थान के लिए, राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच मालदा खाई के नीचे की ओर खिसकने के कारण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो बातें की गई हैं ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो मित्रों ऑप्शन डी सही होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? भारत में भूकंप जोखिमों क्षेत्रों में ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बहुत अधिक क्षति जोखिम वाले के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है सौराष्ट्र, यानी ये आपका गुजरात वाला एरिया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। कंकड़ क्षेत्र यानी कर्नाटक वाला एरिया है। और बुंदेलखंड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कोंकण और बुंदेलखंड, ये काफ़ी एजेड हैं, पुराने हैं, तो ये तो भूकंप से काफ़ी क्या कहते हैं क्षति होने के लगभग नगण्य हैं। लेकिन सौराष्ट्र और गुजरात में क्षेत्र जो कि पॉइंट पर है, उत्तर पूर्वी की बारे में बात करें तो ये हिमालयन क्षेत्र है और हिमालय युवावस्था में है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो बी आंसर होगा। ठीक है। तो हिमालयन क्षेत्र जो है वो काफ़ी आपके भूकंप से क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में गर्मियों के दौरान अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहाँ तक मिलता है जाता है? तो ITCZ की अगर हम बारे में बात करें तो ITCZ अगर आप देखेंगे तो भारतीय गर्मियों में यानी कर्क रेखा, तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ऊपर भूमध्य रेखा ये बीच में, तो कर्क रेखा ये है आपकी कहाँ पर है? 23.5 पर। तो उसके ऊपर खिसक जाता है क्या? अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा?
पूरब की ओर खिसक रहा है या दक्षिण की ओर खिसक रहा है या उत्तर की ओर खिसकता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो खिसक रहा है वो ऊपर की ओर खिसक रहा है, यानी किस दिशा की ओर जा रहा है? तो मित्रों ये दिशा है आपकी बी ऑप्शन, यानी उत्तर की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिमी घाट के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो आपका पश्चिमी घाट है, बेसिकली पश्चिमी घाट ये है आपका, कौन सा घाट? ये घाट जो है आपका वो पश्चिमी घाट है। तो गोवा भी इसी तरफ है, तमिलनाडु इसी भी तरफ है, ठीक है, और केरल भी इसी तरफ है, गुजरात भी इसी तरफ है, महाराष्ट्र भी इसी तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये चारों के चारों जो होंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 जो हैं वो पश्चिमी तट पर ही हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमतौर पर मंगलोइड जाति के 6 प्रमुख आबादी पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत और ऑप्शन डी मध्य भारत। ठीक है, कौन सा है? मध्य भारत। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? तो मंगोलाई अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जो आपके चीनी यानी नॉर्थ ईस्ट हैं, ठीक है, आपके जापानीज़ हैं। तो ये जो आपका भारत का नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वो मंगोलियाई लोग वहाँ पर हैं। ठीक है, इनका मुंह, उनका आँखें छोटी हैं, ठीक है, यानी चीनी क्षेत्र है। तो ये कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? इसे देखते हैं। देसी गायों में निम्नलिखित नस्लों के पर विचार करें। तो नस्लें और मूल क्षेत्र है। तो सबसे पहला नस्ल है साहिवाल। तो साहिवाल का जो क्षेत्र बताया जा रहा है पंजाब पाकिस्तान वाला रीजन। ठीक है, कंकरेज, कंकरेज के बारे में यदि हम बात करें तो कंकरेज यानी गुजरात में बताया जा रहा है। ठीक है, थापरेकर के बारे में यदि हम बात करें तो थापरेकर आपके राजस्थान में बताया जा रहा है। ठीक है, और अंगोल के बारे में बात करें तो अंगोल आपके किस में? तो मित्रों अंगोल जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, इनमें से कौन से विकल्प सही हैं। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर साहिवाल के बारे में बात करें तो मित्रों जो साहिवाल गाय है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मूल गाय है, यानी देसी गायों के अंतर्गत साहिवाल पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आती। कांकरेज यानी ये गुजराती किस्म की गाय है। थारपारकर ये राजस्थान की गाय है और अंगोल आंध्र प्रदेश की गाय, यानी ये चारों के चारों जो हैं वो सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है 16? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी भी क्षेत्र के जलवायु को अनिवार्य रूप से नियंत्रित करती है? पहला महाद्वीपीय क्षेत्र, दूसरा महासागरीय धाराएं, तीसरा उच्चावच लक्षण, चौथा ऊंचाई और पांचवा दबाव। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो मित्रों जो जलवायु की विशेषताओं के बारे में जाते हैं, जो अनिवार्य मैंडेटरी चीज़ें हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं जो आपने यहाँ पर दी गई हैं, चाहे वो महाद्वीप के बारे में हो, महासागर के बारे में हो और उच्चावच या लंबाई के बारे में हो। ठीक है, तो या दबाव हो। तो ये अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये पांचों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्या है क्वेश्चन नंबर 17? निम्नलिखित में से कौन से वन ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? झाड़ीदार वन और घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन। और ज्वारीय वन के बारे में यदि हम बात करें तो समंदर के किनारे जो वन हैं वो मैंग्रोव वन के तौर पर जाने जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? इसे देखते हैं। सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों में से कौन से कारण हैं? पहला, उत्तर भारत में समुद्र से दूर होना, ठीक है। पास के हिमालय में बर्फबारी होना, ठीक है। पूर्वी चीन सागर से आने वाली ठंडी हवाएं होना, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी अत्यधिक ठंड के कारण है, तो उत्तर भारत समुद्र से दूर है, ये परफेक्ट कारण है गैस के लिए, सर्दी के लिए, ठीक है। दूसरी, हिमालय पास की बर्फबारी, ये भी एक कारणों में से, कई कारणों में से एक कारण हो जाएगा हिमालय के पास बर्फबारी होने से। तीसरी, पूर्वी चीन सागर से आने वाली ठंडी हवाएं, तो पूर्वी चीन सागर की हवाएं भारत नहीं आती हैं, ये कारण गलत दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा देखते हैं, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा। तो 3 जहाँ पर है वो तो गलत ही हो जाएंगे। तो पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, यानी ये 4 3 गलत हो जाएंगे। तो सही कौन सा होगा? तो सही जो बचा है वो, यानी ऑप्शन सी हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 पर? क्या कह रहा है 19, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बेंगलुरु शहर से सबसे करीब स्थित है? तो सबसे करीब के बारे में अगर हम बात करें तो सेवरॉय की पहाड़ियाँ हैं, जावड़ी की पहाड़ियाँ हैं, मोलागिरी की पहाड़ियाँ हैं, शेषचलम की पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे अगर बात करते हैं पहाड़ी जो बेंगलुरु शहर के सबसे निकट है, तो वो है आपकी सेवराय की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेता राष्ट्रीय आंदोलन के स्वदेशी चरण के दौरान उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे? तो उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख के रूप में उभरने वाले अगर हम बात करते हैं तो बिपिन चंद्र पॉल, बिल्कुल बात सही है। अरविंदो घोष, बिल्कुल सही है। एम.जी. रानडे नहीं, तो ऑप्शन कौन से सही होंगे? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। और इसके अलावा ये आपके बाल यानी बाल गंगाधर तिलक भी इसके ही नेता थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या है 21? 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड में भाग लेने के लिए लंदन जाने से पहले गांधी और अंबेडकर किस चर्चा के लिए बैठक की थी? तो बैठक जो थी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आरटीसी सेकेंड में, तो ये बैठक बेसिकली थी कम्युनल इलेक्शन इलेक्ट्रोल के लिए, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। हुआ क्या था यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदू यानी अपर क्लास हिंदू और लोअर क्लास हिंदू, इस पर एक डिबेट चल रहा था और अंबेडकर कह रहे थे कि लोअर क्लास के लिए हमें पृथक निर्वाचन व्यवस्था चाहिए, जिसके लिए गांधी जी कतई राजी नहीं हुए, और यही डिबेट का विषय था। और यहाँ पर यदि हम आंसर देखेंगे तो आरटीसी फर्स्ट के बाद सेकंड जो हुई थी उसमें अगर हम देखें तो आरटीसी में मुसलमानों की भागीदारी के लिए नहीं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुद्दे के लिए, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश सरकार को संगठित आपराधिक गिरोहों में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें ठगी के नाम से जाना जाता है। ये ठग डकैती और छापेमारी करते थे, अपने देवता को मानव बलि चढ़ाते थे। विलियम हेनरी स्लीमन ने 1830 के दशक में दमन के लिए
जाना जाता है। ठगों को दबाने के लिए हेनरी स्लीमन किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? तो यहाँ पर अगर हम बता दें कि 1830 में जो ये एक आयोग बना था, उस आयोग का नाम था स्लीमन आयोग। कौन सा आयोग? स्लीमन आयोग। तो यहाँ पर जो गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे विलियम बेंटिक। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा क्रांतिकारी नेता पेरिस में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश गया और भारत लौटने के बाद मनिकतला के एक बगीचे में धार्मिक स्कूल के साथ साथ बम कारखाना स्थापित किया? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं क्या है ऑप्शन। ऑप्शन ए है जतेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी हेमचंद्र कानूनगो, ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार घोष और ऑप्शन डी पुलिन बिहारी दास। क्या है नाम है? पुलिन बिहारी दास। पुलिन बिहारी दास, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो बंगाल के आतंकवादी संगठन 1902 में कई गुप्त संधियां बनी थीं। तो यहाँ पर वो गुप्त संधियां जो बनाई गई थीं उनके हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से अगर हम ये देखें तो कौन सा आंसर सही होगा? तो ये आंसर इसका होगा हेमचंद्र कानूनगो, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या? क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। मंगल पांडे का यह वीरतापूर्वक कार्य जिसमें उन्होंने जानवरों की चर्बी पर बने इनफील्ड राइफल कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अपने ब्रिटिश वरिष्ठ को मार डाला। इसी के साथ 57 की शुरुआत विद्रोह की माना जाता है। मंगल पांडे किससे संबंधित थे? 44वीं बिहार रेजिमेंट, ओके। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ओके। 26वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 26वीं बिहार नेटिव इन्फेंट्री। तो मंगल पांडे के बारे में यदि हम बात करें तो मंगल पांडे जो थे वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? 1829 मार्च को अपने वरिष्ठतम अधिकारी को गोली मार दी थी और इसके बाद अप्रैल में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है 25 उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से पहली कपास की मिल 1854 कलकत्ता में कावासजी नानाभाट डावर द्वारा शुरू की गई थी। दूसरी बात, इसमें पहली जूट मिल कहाँ पर? 1855 में बम्बई में स्थापित की गई थी। पहला कपड़ा इस्पात 1907 में, पहला बड़ा इस्पात उद्योग, ठीक है, टाटा ने। तो ये तो बात, तीसरी बात तो बिल्कुल मित्रों क्या है? सही है। और इस बारे में यदि हम बात करें, पहली कपास मिल कलकत्ता में नहीं, कहाँ पर? बम्बई में। कहाँ पर मित्रों? बम्बई में। कावासाजी ने की थी, ये बात सही है, लेकिन प्लेस हमारा गलत है। ऐसे ही जूट जो कारखाना वो बम्बई में नहीं खुला था, कहाँ खुला था? वो मित्रों कलकत्ता में खुला था। कहाँ पर? कलकत्ता में खुला था, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो बातें पहली और दूसरी गलत हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन, यानी केवल 3, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी इसका भी आंसर क्या निकला? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26 उसे देखते हैं। 1857 के तुरंत बाद हुए प्रमुख विद्रोहों में से नील विद्रोह था। नील विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ? बिहार के चंपारण में, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में, झारखंड के पलामू में या बांग्लादेश में पबना में? तो यहाँ पर यदि हम बात करें नील विद्रोह जो 1857 के तुरंत बाद शुरू हुआ था, तो नील की खेती अगर हम बात करें तो सबसे पहले नील की खेती कहाँ पर हुई थी? बंगाल में हुई थी। कब हुई थी? 1777 में, 1777 में शुरू हुई थी। तो याद करिए, तो विद्रोह भी बंगाल के नादिया ज़िले में होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हिटलर की आश्चर्यजनक सफलता और बेल्जियम और हॉलैंड और फ्रांस के पतन ने इंग्लैंड को समझौता करने के मूड में ला दिया। सरकार ने युद्ध में प्रयास में भारत को सहयोग प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का प्रस्ताव रखा और उसे अगस्त प्रस्ताव का खुलासा किया। कांग्रेस के सामने अगस्त प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो ने, लॉर्ड विलिंगटन ने, लॉर्ड बेवल ने या लॉर्ड इरविन ने? यहाँ पर यदि हम बात करें
तो इसका ऑप्शन जो होगा, जिसने ये प्रस्ताव रखा था, तो लॉर्ड लिनलिथगो 1939 के आसपास भारत के क्या थे, वॉइसरॉय थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28, इसे देखते हैं। दक्कन के क्षेत्र में शुरू की गई रैयतवाड़ी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत पश्चिम भारत में रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा। बी, साहूकार नई भूमि राजस्व प्रणाली के मुख्य लाभार्थी के रूप में उभरे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी बातें सही हैं, यदि हम उसमें देखें तो मित्रों, ये जो बातें की गई हैं रैयतवाड़ी के तहत, ये पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी जो है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यानी दोनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है 29, उसे देखते हैं। 1929 में हार्टोग समिति की स्थापना निम्न में किस रिपोर्ट देने के लिए मांगी गई थी। तो 1929 में हार्टोग समिति की स्थापना के बारे में यदि हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे, विधवा पुनर्विवाह, शिक्षा का विकास, अकाल रोकने के लिए। तो ये अगर हम बात करते हैं तो स्कूल और कॉलेजों में संख्या में वृद्धि के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। तो इसके लिए क्या बात है, ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 30, उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में प्रीतिलता दावेदार, बद्देदार, बीना दास और सुनीति चंदेरी का सबसे ज़्यादा किस लिए याद किया जाता है। तो प्रीतिलता बद्देदार और बीना दास और सुनीति चंदेरी को यदि हम बात करें तो किसके लिए याद किया जाता है, इसके बारे में यदि देखें तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उनकी भूमिका, दूसरी भूमिगत रेडियो चलाना, क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी समाचार पत्र चलाने के लिए। तो ये जो बातें हैं इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये याद की जाती हैं किसके लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बंगाल में क्रांतिकारी युवा महिलाओं ने बड़े पैमाने पर हाथ में बंदूक ले ली थी। ठीक है, प्रीति बद्देदार ने अगर हम बात करें तो छापेमारी युद्ध करती थीं। कल्पना दत्त सिंह जो थी वो सूरसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था। शांति घोष और सुनीति चंदेरी कोमलिया स्कूल की लड़कियां थीं जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को गोली मार दी थी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या है, स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ 2 और थर्ड है बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923। बी आर अम्बेडकर द्वारा उपरोक्त संगठनों संघों में से कितने स्थापित किए गए थे। ठीक है, कितने स्थापित किए गए थे। ठीक है, ठीक, क्या है इसमें अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा 31 में क्या दिया गया है, बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन सा, स्वतंत्र मजदूर पार्टी अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्र जो मजबूत पार्टी है इसके संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र मजबूत पार्टी जो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें स्वतंत्र मजदूर पार्टी ये अम्बेडकर द्वारा है, किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ ये महात्मा गांधी के द्वारा है। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन सी बातें सही हैं, 2 बातें सही हैं, यानी पहली बात सही है और तीसरी बात सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कह रहा है 32, उसे देखते हैं। युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स को 1942 में सभी दलों के प्रतिनिधि भारतीय नेताओं के साथ भारत की संविधान पर ब्रिटिश सरकार के मसौदा घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो ये महात्मा गांधी
ओके, सरदार वल्लभ पटेल, ओके, आचार्य JB कृपलानी या मौलाना आज़ाद। तो ये कौन थे? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है 33 पर? क्या है 33? ऑप्शन देखते हैं। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसने कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय नेताओं पर कड़े प्रतिरोध और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया था? ऑप्शन ए, भारत में मुसलमानों की स्थिति जांच करना, भारत में संवैधानिक सुधारों की गुंजाइश की जांच करना, नई भूमि राजस्व प्रणाली और क्रांतिकारी समूहों की शांति स्थापित करना। तो अगर हम यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में बात करें तो 1927 में भारत आया था और वो आया था 1919 एक्ट की सुधारों की समीक्षा के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो मित्रों ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है 34? उसे देखते हैं। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी ने के अध्यक्ष के पद के लिए नामित किया गया था, लेकिन सुभाष बाबू जीत गए थे। तो किसे हराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारमैया को, या मोहम्मद अली जिन्ना को, या CR दास को? तो ये हराया गया था पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35? उसे देखते हैं। अरब और अफ्रीकी समुदायों के बीच चल रहे गृह युद्ध के कारण खबरों में रहने वाला दारफुर क्षेत्र कहाँ स्थित है? लीबिया, सूडान, कांगो या लीबिया में? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, दारफुर जो है क्षेत्र वो पश्चिमी सूडान के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? पश्चिमी सूडान के अंतर्गत। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या कह रहा है 36? निम्नलिखित में कौन अपक्षय के कारक हैं? अपक्षय यानी जिसके कारण पर्यावरण, जैविक अपक्षय पर्यावरण के से खनिजों और आयनों का योगदान या उसका निष्कासन करता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण, पानी का दबाव या बिल खोदने वाले जानवर। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? अपक्षय के कारक हैं, यानी ये 1 2 3 तीनों बातें बिल्कुल सही होंगी। तो कोड का उपयोग करते हैं तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37? निम्नलिखित में कौन सी दुनिया की सबसे गहरी खदान है? ताउटोना माइन, बी मापोनेंग गोल्ड माइन, सी सबुक गोल्ड माइन और डी ईस्ट रैंड माइन। कौन सी? ईस्ट रैंड माइन। तो कौन सी दुनिया की सबसे गहरी खदान है? इसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे गहरी खदान यहाँ पर है मापोनेंग गोल्ड माइन, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 38? पश्चिमी हवाएं कौन सी स्थायी पवन है? कौन सी स्थायी पवन है? तो पहली है पश्चिमी हवाएं, दूसरी है पूर्वी हवाएं, तीसरी है भूमि और समुद्री हवाएं, चौथी मानसूनी हवाएं और पांचवी व्यापारिक हवाएं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी ये हवाओं के अंतर्गत आएगा स्थायी पवन, तो मित्रों स्थायी पवन के लिए पश्चिमी हवाएं सही होगा। ठीक है, पूर्वी हवाएं स्थायी पवनें हैं, समुद्री हवाएं या भूमि हवाएं ये आपकी मौसमी पवनें हैं, गलत। मानसूनी भी हवाएं स्थायी पवन नहीं है, व्यापारिक पवनें स्थायी पवन है, यानी 1 2 और 5। ऑप्शन में देखते हैं 1 2 5। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, यानी ए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या कह रहा है 39? इसे देखते हैं। निम्न में कौन निक्षेपण स्थल रूप तब बनता है जब उच्च स्तरों पर बहने वाली धाराएं निम्न ढाल वाले पाद ढलान वाले मैदानों में टूट जाती हैं? ऑप्शन ए प्लेसर निक्षेप, ऑप्शन बी जलोढ़ पंख, ऑप्शन सी पॉइंट बार और ऑप्शन डी डेल्टा। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये जो है जलोढ़ पंखे हैं, ये बात बिल्कुल सही होगी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब जलोढ़ पंखे बनते कब हैं? जब उच्च स्तरों से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल वाले पाद के ढलान पर मैदान में टूट जाती हैं। तो आमतौर पर पर्वतीय ढलान पर बहने वाली धाराएं बहुत मोटा भार वहन किया जाता है। यह भारवाहन इतना भारी हो जाता है कि धाराएं इसे हल्के ढालों पर ले जाने में असमर्थ हो जाती हैं और यह एक विस्तृत निम्न से उच्च शंकु के आकार के निक्षेप के रूप में फैल जाता है, जिसे जलोढ़ पंख
कहते हैं। बात समझे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, उसे समझते हैं। निम्न में कौन सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का समर्थक है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, वो नंबर 1, महासागरीय क्रस्ट चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। 2, समुद्र तल पर तलछट अप्रत्याशित रूप से बहुत पतली है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, कोड में बताना है। तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन ए में 1 है, बी में 2 है, सी में दोनों हैं। तो यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या क्या है 41 पर, इसे देखते हैं। क्या है, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का जल निकास बेसिन किन देशों से कवर करता है? ए इथोपिया, बी युगांडा, सी केन्या और 4 सूडान। कौन सा कोड यहाँ पर सही उत्तर है बताना है। तो पहला ए 1 और 2, दूसरा बी 2 और 3, तीसरा सी 3 और 1 और चौथा डी 1 2 3 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो मित्रों यहाँ पर ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। यानी अफ्रीका के जिन देशों में ये बेसिन है तो वो इथोपिया, युगांडा, केन्या और सूडान, चारों सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित पर विचार करें। यरूशलेम, बेरूत, तबरीज और बगदाद कौन से शहर जो सबसे पूर्वी शहर हैं, ऊपर बताए गए शहरों में सबसे पूर्वी शहर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बगदाद, तबरेज, बेरूत और यरूशलेम में सबसे पूर्वी शहर जो है वो तबरेज है। कौन सा है मित्रों? तबरेज है। और हालिया में ये सुर्खियों में तब आया जब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तबरेज के उत्तर में बरजेकन क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? बी इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या है 43? यदि भारत में किसी विशेष राज्य के नाम संविधान के प्रावधानों के अनुसार बदलना है तो इस प्रक्रिया में कौन हितधारक शामिल हैं? ऑप्शन 1 नंबर है भारत के राष्ट्रपति, और बी है राज्य का विधानमंडल, और सी है 3 संसद। तो यदि हम राज्य की सीमा या नाम बदलना हो, इसकी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये तीनों की सदस्य मौजूद होने चाहिए। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ब्रिटिश सरकार पहली बार कब घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की शुरुआत करना है? 9 में, 35 में, 19 में या 46 में? तो उत्तरदायी सरकार का अगर हम बारे में बात करें तो भारत में यह दायित्व मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में दिया गया था। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या है 45, उसे देखते हैं। हाँ 45 देखते हैं। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो कैसे हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो एक सही 2 गलत, 1 गलत लेकिन 2 सही, और एक कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं लेकिन 2 और कथन 1 सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या है 46, इसे देखते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा देता है। इसे हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित करना होना चाहिए। 2, लोकसभा अध्यक्ष अधीनस्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें अध्यक्ष अधीनस्थ होता है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष में से कौन सा सही? राष्ट्रपति के पत्र लिखकर इस्तीफा देता है? बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के सभी सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है,
लोकसभा के अध्यक्ष का अधीनस्थ होता है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो कौन सा कूट सही है? केवल 2, केवल 3, 1 और 2, 2 और 3। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 27 उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली के अलावा J&K है, उसका भी अपना हाई कोर्ट है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो गलत ही है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट अगर हम बात करें कितने बता रहे हैं, 27 उच्च न्यायालय हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। भारत में इस समय कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हैं। तो ऑप्शन दोनों गलत हैं, 1 और 2, 2 दोनों, यानी डी ऑप्शन हमारा इसमें यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 1858 में यानी 1858 में भारत सरकार अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सरकार क्षेत्रों में राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। भारत के लिए राज्य सचिव नामक एक नया पद बनाया गया जिसे भारत प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया। इस संदर्भ में पहले राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो पहले राज्य सचिव यहाँ पर पूछा गया है, काफ़ी अच्छा स्टैटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, स्टेफर्ड नॉर्थक्रोट, लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड वुड और लॉर्ड कैनिंग। तो अगर हम सबसे पहले भारत सचिव के बारे में बताएं तो पहला भारत सचिव जो था वो लॉर्ड स्टैनली था। कौन था? लॉर्ड स्टैनली। तो आंसर कौन सा होगा? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान की व्यवस्था में वरीयता क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। प्रधानमंत्री, भारत रत्न के अलंकरण, पूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो यदि हम बात करें भारत में अलंकरण पद्धति, तो भारत में सबसे सुप्रीम पावर राष्ट्रपति सबसे है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, ठीक है, उसके बाद अपने अपने राज्यों के भीतर उनके राज्यपाल, ठीक है, उसके बाद कौन है? पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और इसके बाद यदि हम बात करें उप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद यदि हम बात करें संघ और कैबिनेट मंत्री, अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग। तो यहाँ पर यदि हम वरीयता क्रम बनाएं तो यहाँ पर वरीयता क्रम कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर वरीयता क्रम बनेगा पहला प्रधानमंत्री, दूसरा भारत के पूर्व राष्ट्रपति, चौथा आपका लोकसभा अध्यक्ष और पांचवा अलंकरण विजेता, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1900 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 पारिवारिक न्यायालय के द्वारा का व्यवस्थापना प्रावधान करता है। पारिवारिक न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्य सरकारें, जिला न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकारें, जिला न्यायालयों के परामर्श से उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के परामर्श पर सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संविधान या सदन के नियमों या संसदीय कानून में उल्लिखित नहीं है? सदन का नेता, विपक्ष का नेता, सचेतक। तो अगर हम यहाँ पर बात करें भारतीय संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है वो है सचेतक। कौन है? सचेतक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। भारत के लिए नया संविधान बनाने के अलावा संविधान सभा में निम्नलिखित में से अन्य कार्य। भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, पहले राष्ट्रपति का चुनाव, सदस्यता का राष्ट्रमंडल की सदस्यता का अनुसमर्थन। तो यहाँ पर यदि बात करें तो भारत के संविधान सभा के पास
संविधान बनाने के अलावा इन तीनों बातों पर भी निष्कर्ष देना था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 1 और 2 और 3, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। यह राज्य सरकार और संघीय सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही, तो कौन सी बात बिल्कुल सही होगी? ठीक है, कौन सी बात बिल्कुल सही होगी? तो ये वाणिज्यिक बैंकों के लिए कार्य करता है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विश्व के ऋण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है कचार? ठीक है, देखते हैं। विकासशील देशों के पास दुनिया के 70% से अधिक ऋण हैं। ठीक है, विकासशील देशों के लिए जाने वाला ऋण ब्याज दरें ऋण विकसित देशों की तुलना में अधिक हैं। ठीक है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, कथन 2(1) की व्याख्या है, यानी ऑप्शन बी ए ही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या है 55? इसे देखते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन SARFESI के अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उन उधारकर्ताओं ऋणों के त्वरित वसूली की सुविधा प्रदान करता है जिन्हें ऋणदाताओं द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में जमा कर दिया गया है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के द्वारा दिए गए असुरक्षित ऋण इस कानून से मुक्त हैं। सरफेसेस अधिनियम सरकारी बैंकों के देनदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अनुमति नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2 और 3, 1 और 2, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? तो कथन यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है 56? इसे देखते हैं। किसी भारतीय अर्थव्यवस्था में एकाधिकार प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। कोई खरीदार और विक्रेता भाग लेते हैं। कई खरीदार उत्पादन के दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए सही विकल्प हैं। फर्मों में अपने उत्पादों की कीमत पर कुछ नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर ध्यान रहे बताना है कौन सा कथन हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन उत्पादन एक दूसरे के लिए सही विकल्प है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, श्रमिकों की कौशल और उपलब्ध नौकरियों की आवश्यकताओं के बीच बेमेल के कारण होता है। क्या है? दूसरा, संरचनात्मक बेरोजगारी आमतौर पर अस्थायी होती है। तीसरा, तकनीकी प्रगति संरचनात्मक बेरोजगारी के योगदान कर सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है 58? उसे देखते हैं। क्रिप्टो मुद्राओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रिप्टो मुद्राएं आमतौर पर केंद्रीकृत होती हैं और सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं। ब्लॉकचेन तकनीक अधिकांश क्रिप्टो मुद्राओं का आधार है। पारंपरिक मुद्राओं की तुलना में क्रिप्टो मुद्राओं का मूल्य स्थिर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1 और 2 और 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा क्रिप्टो मुद्राओं के बारे में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन हैं उसमें अगर हम बात करें तो ये पहला कथन और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59। तेजी और ये दौर में विपरीत राजकोषीय प्रोत्साहन और आमतौर पर मंदी के दौरान अधिक सफल होता है, निम्नलिखित में किस कारण से होता है। ठीक है, अप्रत्याशित कर कटौती, सरकारी व्यय के बाद प्राप्त अतिरिक्त धन खर्च के करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। बैंक ऋण और जमा के बीच दर और अंतर में वृद्धि के अतिरिक्त उधार प्रोत्साहित करती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60, उसे देखते हैं। छाया बैंकिंग के बारे में बताइए। छाया बैंकिंग अनियमित बैंकों क्षेत्रों के संदर्भित करता है। ठीक है, यह केंद्रीय बैंकों की सुविधाओं में निम्नलिखित में से किस को संचालित करता है? ठीक है, तो संचालित करता है। दूसरा, छाया बैंकिंग संस्थाएं ऋण मध्यस्थता में शामिल नहीं होती हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में बताना है। तो मित्रों, यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, यानी एक और दो बातें बिल्कुल सही हैं जबकि तीसरी बात गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। जमा प्रमाण पत्र यानी सीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। जमा प्रमाण पत्र दीर्घकालिक उपकरण है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा, भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम को देखरेख करता है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? दो हमारा सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए एक उपकरण के रूप में नियोजित करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में कार्य करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो ये कथन जो है वो दूसरा सही है, पहला कथन गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही यहाँ भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारत के ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता ECBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? विचार करना है। पहला कथन, इसे पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय ने सन 2007 में पेश किया था। ठीक है, तो किस मंत्रालय ने? पर्यावरण और वन मंत्रालय। बिल्कुल गलत, इसको पेश किया गया था विद्युत मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा। तो ये तो क्वेश्चन हमारा पहला स्टेटमेंट गलत ही हो जाएगा। दूसरा, यह विभिन्न भवन घटकों के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानक को स्थापित करता है। तो विभिन्न घटकों के लिए ऊर्जा मानक को स्थापित करने ऊर्जा संरक्षण और भवन मानक स्थापित और जलवायु क्षेत्र का ध्यान रखता है, ये बात सही है। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के बदलाव करने का अधिकार नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा क्योंकि दूसरी बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है 64? केंद्रीय कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है विचार करने को? देखते हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि केरल में स्थित है। ओके। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में स्थित है, ये भी बात क्या है देखना है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के बारे में बात करें तो ये भी हिसार में है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में विचार करें। क्या विचार करना है? देखें। बिहार में स्वराज दल की स्थापना, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, मुंगेर बक्सत आंदोलन का उदय, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर जो बात सही है, क्रम जो अगर हम बात करते हैं तो 1923 में बिहार स्वराज दल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1923 में। ठीक है, और यदि हम आगे देखें, जहानाबाद में बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात की गई थी। प्रांतीय किसान सभा कब बनी थी? 1929 में। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें बक्सत आंदोलन का उदय, तो बक्सत आंदोलन या बक्सत शब्द के बारे में यदि हम देखें
तो इस आंदोलन का मतलब क्या था, सरस्वती के द्वारा बाक्सत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आगे क्या है, मुंगेर, ये कब किया गया था बाक्सत, तो ये बाक्सत हुआ था मित्रों 1937 से 38, 1937 टू 38। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना यदि हम बात करें तो ये हुई थी 1931 में। ठीक है, तो क्रम यदि हम देखें तो 1 2 4 3, तो यही क्रम जो ऑप्शन ए में दिया गया है यही सबसे सही क्रम है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। प्राचीन बिहार में इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिंबिसार बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे, बिल्कुल बात सही है। तिब्बत धर्मयात्री पाल राजा गोपाला के दरबार में आया था, बिल्कुल बात गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या है 67, इसे देखते हैं। पंजी प्रबंध प्रणाली मैथिली ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय की वंशावली अभिलेखों में व्यापक रखरखाव है। मिथिला के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक ने पंजी प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत की थी हरसिंह देव ने, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मलिक इब्राहिम बाया एक प्रसिद्ध सूफी संत योद्धा थे जो 14वीं शताब्दी में बिहार के मुंगेर में पहुँचे और आदिवासी कोल सरदारों को हराया। मलिक इब्राहिम के बारे में क्या किया जाता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनका निर्माण नालंदा की तुगलक शैली में किया गया था। इनका निर्माण नालंदा में अफगान शैली में, और बख्तियार मुगल शैली में, और सासाराम अफगान शैली में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कथन ए ही हमारा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है बताएं भाई। रॉल्फ फिच बिहार में आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री थे। पट्टेदार हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है। पाटलिपुत्र के लिए पटना शब्द का प्रयोग पहली बार शेरशाह सूरी ने किया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बातें तीनों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले निम्नलिखित में से कौन से। अरवल, दरभंगा, पटना, शिवहर, बंका, पटना, शिवहर, पटना, समस्तीपुर, और शिवहर, पटना, दरभंगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, यानी यहाँ पर आंसर भी क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्न स्वतंत्रता के बाद चारण में बिहार की राजनीतिक इतिहास में बिहार में पहली बार लागू राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली बार 1968 में लगाया गया था। देवकांत बरुआ 1968 में बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से कथन गलत हैं, तो ऑप्शन ए केवल 1, 2 केवल 2, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो कथन केवल पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन बिहार की सबसे उत्तरी अक्षांशीय विस्तार और जिस जिले में यह गुजरता है वह सही मिलान है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा, ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्या कह रहा है 73। पटना कलम पेंटिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, जिसे मुगल और बंगाल के नवाबों का शाही संरक्षण मिला है। इसे फ्रिक पेंटिंग भी कहा जाता है। नीचे दिए गए कोड का सही करके सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही उत्तर चुनना है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा उसके बारे में आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आएगा वो हमारा उत्तर होगा कौन सा, मुगलों के बंगाल के नवाबों को शाही संरक्षण मिला, बिल्कुल गलत। फिरका पेंटिंग भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन
बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 में गरलैंड ट्रेंच के निर्माण का प्रावधान है, जिस संदर्भ में गॉरलैंड ट्रेंच किससे संबंधित है? फूलों की खेती के विकास में, जल संचय प्रणाली में, बाढ़ प्रबंधन, दक्षिण बिहार के सामाजिक वानिकी में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा उत्तर सही है? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पूर्वोदय योजना मुख्य रूप से पूर्वी भारत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को केंद्रित की गई थी? तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास या कृषि आधुनिकीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है 76? निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में कौन बिहार के नीचे उल्लिखित नदियों को बाएं से सही व्यवस्थित हैं? सोन, अजय, फल्गु और कियोल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर पश्चिम से बाएं से दाएं अगर जाएं तो वो हो गई सोन, फिर होगा फल्गु, फिर होगा कियोल और फिर होगा अजय, यानी 1 3 4 2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्या है 77? इसे देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह सड़क दुर्घटना के दौरान उनकी भूमिका के लिए अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करता है। परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण पर्यटक सर्किटों के सेवा सुविधाएं खेलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना शून्य मृत्यु प्राप्त करना है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा? तो इसका भी ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यानी सी ऑप्शन सही है इसका भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या है 78? बिहार पृथ्वी दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था। यह वन संरक्षण को बढ़ावा देने और सीएम नीतीश कलामार द्वारा एक पहल है। निम्नलिखित में से किस तारीख को राज्य में बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मित्रों 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी और तब से हर साल मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है? बिहार में कुल 5 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक जिले हैं। और यह कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 और ना 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कृषि जलवायु क्षेत्र अगर हम बिहार में बात करते हैं तो बिहार में मित्रों कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो बिहार में मुख्यतः 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सबसे अधिक जिले हैं, ऑप्शन 2 हमारा सही है। तो आंसर क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या है 80? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? मलेरिया परजीवी से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से, चिकन पॉक्स बैक्टीरिया से, पेचिस वायरस से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कोड सही उत्तर हैं, तो मलेरिया के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मलेरिया जो है वो किससे होता है मित्रों? तो मलेरिया अगर बात करते हैं तो इसका बीमारी इन्फ्लुएंजा फ्लू से अधिक होता है और परजीवी बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया जो परजीवी है ये बिल्कुल गलत है, प्रोटोजोआ होगा। क्या होगा? प्रोटोजोआ से होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट टाइफाइड अगर हम बात करते हैं तो मित्रों टाइफाइड बुखार अगर हम बात करें तो जीवाणुओं से होता है, यानी ये बात तो सही है।
दूसरी अगर हम बात करते हैं चिकन पॉक्स वेरिलिस बूस्टर वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। ठीक है। पेचिस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। पेचिस बैक्टीरिया के कारण। तो कितने कोड सही हैं इसके बारे में बताना है। तो कोड कौन कौन सा सही है? तो प्रोटोजोआ परजीवी होता है, यानी पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। हार्मोन गुण होते हैं जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि आदि जैसी अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। मानव शरीर निम्नलिखित हार्मोन से अलग अलग भूमिका में कौन सेक्स हार्मोन नहीं है? थायरोक्सिन, एड्रेनोलाइन, इंसुलिन और उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये सभी हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ब्लास्टिस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम और गोल्गी काय। तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या कह रहा है 83? पके आम का पीला रंग किसके कारण? लाइकोपीन उपस्थिति, एंथ्रियोसिन, कैरोटीन की उपस्थिति या एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किसके? कैरोटीन उपस्थिति, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। लसिका के लिए निम्नलिखित में कौन से सही हैं? तो लसिका के लिए बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा सही, उसको देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? यह रक्त में प्लाज्मा के समान है, यह रंगीन होता है, कम प्रोटीन होता है। लसिका आंत में पचा एक अवशोषित वसा ले जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नंबर 85, निम्न एक स्वस्थ वयस्क में एक दिन में किडनी द्वारा लगभग कितने रक्त को फिल्टर किया जाता है? तो स्वस्थ मनुष्य जो एक दिन में फिल्टर रक्त है वो कितना है? तो वो यदि हम बात करें तो लगभग 180 लीटर रक्त यहाँ पर फिल्टर होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के उपयोग के लिए जा सकते हैं? ऑप्शन ए एजिटोबैक्टर, नैनोस्टॉक, राइजोबियम। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा होगा? तो ये सभी होंगे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या है 87? निम्नलिखित में कौन सी सब्जियां सच्ची जड़ों का उदाहरण हैं? ऑप्शन ए गाजर, चुकंदर, लहसुन, शलजम, चुकंदर, गाजर, मूली। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं सच्ची जड़ों की सब्जियों के तौर पर शलजम, चुकंदर और गाजर, मूली आती है, लहसुन नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर कौन है? 88। क्या क्वेश्चन है 88? उसे देखते हैं। कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एफएमआरआई का उपयोग किसकी निगरानी में किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, अग्नाशय, हृदय और मस्तिष्क। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्या है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। एमआरआई जो किया जाता है वो मस्तिष्क का होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89? निम्नलिखित में विचार करें। पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति, उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति, एक ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका गया पिंड, घड़ी के सेकंड, हाथ की नोक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो ऑप्शन ए कह रहा है एक समान वृत्तीय गति में जो है वो आपका पृथ्वी की परिक्रमा करना, ये पहली बात सही है। नाभिक के चारों ओर ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर फेंका गया पिंड ये भी गलत हो जाएगा। और घड़ी के सेकंड की नोक, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के पर। क्या है 90? इसे देखते हैं। दृश्यमान स्पेक्ट्रम के सभी रंगों और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 420, 440 nm, 570 से 590 nm नैनोमीटर, 450 से 495। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर मित्रों बात की गई है
किसकी, आपके लाल तरंग दैर्घ्य की स्पेक्ट्रम की। तो लाल तरंग दैर्घ्य का स्पेक्ट्रम सबसे अधिक 620 से 750 नैनोमीटर होता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या कह रहा है 91? चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। सही है। चांदनी वास्तव में सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है। चांदनी पृथ्वी पर लगभग कितने समय पहुंचती है? तो चांदनी का समय यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम चांदनी के बारे में बात करें तो चांदनी जो पृथ्वी पर पहुंचती है वो 1.26 सेकेंड में पहुंचती है, यानी 1.5 सेकेंड से कुछ कम पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? द लिटिल बैलेंस, ठीक है, जिन्होंने आर्किमिडीज के सिद्धांतों की चर्चा की है, न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, फैराडे। तो लिटिल बैलेंस के बारे में यदि हम बात करें तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये गैलीलियो के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय में ध्वनि सुनने का इस्तेमाल किए जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के अपवर्तन के सिद्धांत का काम करता है। शहनाई को ध्वनि के सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान देना, कथन बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो शहनाई की ध्वनि दिशाओं में फैलाए बिना एक दिशा में भेजने का डिज़ाइन किया जाता है, बिल्कुल गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। और पहली बात ये जो है वो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत बल्ब के लिए सही है? निम्नलिखित विद्युत ताप को उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बल्बों के फिलामेंट जीवन लंबा समय के लिए नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। बल्बों में आर्गन गैस भरा जाता है ताकि फिलामेंट ऊष्मीय चलन कम हो। और ये सभी विद्युत बल्ब के लिए ये सभी बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? द्विविस्थापन प्रक्रिया, विस्थापन, अपघटन और योग प्रतिक्रिया। तो योगात्मक प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। यदि किसी विशेष स्थान का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसी स्थान का तापमान क्या होगा? 75, 77, 107 या 74। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कितना होगा? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यदि हम इसमें एक सूत्र के द्वारा भी देख सकते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो इसमें ये मान पुट कर दीजिए और आपका फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या कह रहा है? ट्रक और बसें पेट्रोल जगह डीजल का उपयोग क्यों करती हैं? डीजल पेट्रोल की तुलना में धीमी गति से चलता है और अधिक ऊर्जा देता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता है इसलिए परिवहन लागत कम है। पेट्रोल डीजल कम अस्थिर है इसलिए बहुत अधिक कुशल है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहा है 98? निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। गैस के अणु कमरे के तापमान पर अनियमित रूप से चलते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ गैसों के अणुओं की गति बढ़ जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कथन जो हैं वो दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ग्राफीन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? इसे ग्रेफाइट की परत से निकाला जाता है। 6 कार्बन परमाणु एक बंद षटकोणीय वलय बनाते हैं। इनमें सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होता है। यह विद्युत धारा के इंसुलेटर हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमशः द्रव अवस्था में अधातु और धातु है? ब्रोमीन, पारा,
आयोडीन पारा या गैलीलियम पारा, ठीक है, या सल्फर पारा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ब्रोमीन पारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में कौन सा कथन खनिजों के लिए अयस्कों के लिए सही नहीं है? सभी खनिज अयस्क हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं हैं, सभी अयस्क खनिज नहीं हैं, कुछ अयस्क खनिज हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102, एलसीडी स्क्रीन वर्तमान समय में एक आम घरेलू चीज़ बन गई है। अगर हम एलसीडी स्क्रीन के रसायन विज्ञान की बात करें तो एलसीडी स्क्रीन निम्नलिखित में से रसायन का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये तीनों ही बनाए जाते हैं एलसीडी स्क्रीन की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर रासायनिक पदार्थों के मिश्रण को अलग घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके किसके लिए किया जाता है? दवाओं के नमूनों की पहचान करना, खाद्य नमूनों का पोषण निर्धारण करना, रक्त और मूत्र के समूहों की तुलना करना। तो यहाँ पर कौन सा उपयोग सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104, क्या कह रहा है 104, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? हाइड्रोजन बम और परमाणु बम दोनों ही परमाणु हथियार हैं, सही बात है, ठीक है। परमाणु बम पूरी तरह परमाणु संलयन पर नहीं, विखंडन पर काम करता है। किस पर? विखंडन पर। संलयन पर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बम काम करेगा। कौन करेगा? हाइड्रोजन बम, ठीक है। हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन और संलयन संयोजन से संचालित, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला और तीसरा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा? सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 105, क्या कह रहा है 105, उसे देखते हैं। हाँ, एक दिन घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक रेखा में होंगी? तो घड़ी की सुइयों के बारे में यदि हम बात करें तो 0 से 180 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये 44 बार होंगी। कितने बार होंगी? 44 टाइम्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106, 1892 वर्ष कब दोहराएगा? तो 1892 वर्ष, यानी 1892 28 वर्ष बाद दोहराएगा, क्योंकि 1892 एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर जो दोहराता है वो कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद। तो ये कब दोहराया जाएगा? 1904 में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107, 400 वर्ष में से कितने महीने होंगे जिसमें 29 दिन होंगे? तो 400 वर्ष में से कितने महीने होंगे जिसमें 29 दिन होंगे? तो यदि हम यहाँ पर बात करें, सभी माह में 29 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में, फरवरी को छोड़कर। तो 400 में यदि हम बात करें तो 400 प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाई 11, यानी हो गया 4400। यानी कितने लीप ईयर हुए यहाँ पर? 97। यानी अगर हम बात करते हैं तो कितने, तो ये मित्रों होगा जाके कितना? 97, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो ये जो आंसर है इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर होगा 48, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्या है 108, इसको पता करना है। तो इसको अगर हम एक क्या बनते पैटर्न बनता है, -1 + 1 बटे 2, यानी कितना आया? 0। ऐसे ही 9 + 3 बटे 2 बराबर कितना आया? 6। कितना आया? 6। ऐसे ही 7 + 4/2, यानी 5.5, 2 से भाग करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
109, तो 8404,836 ये है। तो यदि हम इसकी एक पैटर्न बनाएं तो ये 8404, तो ये जो क्रम बन रहा है अगर हम इसे देखें 8 और 4, तो 8 और 4 कितना हुआ 12, कितना हुआ 8 + 4 12 हुआ। ठीक है, 12 में अगर हम मल्टीप्लाइड 0 का करें तो कितना आएगा 0। ठीक, और ऐसे ही 4 + 0 जोड़ें और मल्टीप्लाई 1 का करें तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो यही क्रम जब करते हुए आएंगे तो 36 के बाद क्या आएगा 176, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 176, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 मीटर चलता है। ठीक है, तो पूर्व दिशा में 8 मीटर चला दो उसे, कितना चला दिया 8 मीटर। ठीक, अब वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 मीटर चलता है, दक्षिण पश्चिम में, यानी तिरछा कर दो उसे, हो गया 8 मीटर। ठीक है, वह उत्तर पश्चिम में 8 मीटर चला, तो फिर इसे ऐसा चला दो, ये भी 8 मीटर हो गया। शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? यदि हम शुरुआती बिंदु के बारे में बात करें तो शुरुआती बिंदु के यदि हम निकालें इसका क्या, इसका निकालें हम रूट, तो या विकर्ण, तो ये विकर्ण जब निकालेंगे तो रूट 8 + 8, ठीक है, तो आएगा आपका 8√2, यानी आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं 8 × 1.4 - 8 यानी 3.2, तो आंसर क्या है 3.2, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 111। यही किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा है, उसका मतलब ये है, और सेरिजेंट का मतलब ये है, तो यूनिक्वाइल का मतलब क्या होगा? तो यदि हम आप देखते हैं ये लिखा है, तो ये जो कोड दिया गया है वो टी को 20 बोला गया है, ई को 5 बोला गया, जो इनके प्लेसेस हैं उसी के अनुसार है। तो उसी के अनुसार जब यूनिक्वालिटी का लिखेंगे तो मित्रों वो कितना आएगा, तो वो आएगा 21, और सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112, और इसमें पूछा गया है कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुजों की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कितने त्रिभुज हैं डी, कितने हैं 23 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्या कह रहा है 113? एक लड़की दुल्हन महिलाओं के बीच बैनारे खींचेगी। लड़की दुल्हन और महिलाएं, यानी जो लड़की होगी वही दुल्हन भी बनती है और वो आगे महिला भी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। मिस्टर शर्मा की सरकारी कर्मचारी 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर ले गए। मिस्टर शर्मा हड़ताल पर गए हैं, मिस्टर शर्मा हड़ताल पर नहीं गए हैं। मिस्टर शर्मा एक सरकारी कर्मचारी हैं और 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। तो मिस्टर शर्मा की हड़ताल पर गए हैं या नहीं गए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये जो ऑप्शन होगा या तो 1 होगा या 2 होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्या है 115 उसे देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, क्या विचार है? यह एक ई कोड एकीकृत मिशन मोड मिशन है, सही है। इसे राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, ये भी सही है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं, सुप्रीम कोर्ट की योजना है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 106वां संशोधन अधिनियम हाल ही में सुर्खियों में रहा, किससे संबंधित है? नारी शक्ति वंदन अभियान, जेल सुधार, इंडिया भारत संदर्भित, एमएसएमई वैधीकरण। तो ये जो 106वां संविधान सुर्खियों में रहा है तो ये किससे संबंधित है मित्रों? ये है नारी शक्ति वंदन योजना, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 1822 सितंबर 2023 तक संसद पर एक विशेष सत्र किया गया। इस संदर्भ में गलत कथन को पहचान करें। 95 विशेष क्षेत्रों में प्रावधान करता है, संविधान इस शब्द को स्पष्ट उल्लेख नहीं है। केंद्र सरकार सत्र का अधिकार है, जीएसटी लागू करने के लिए भी आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन है ए हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा? ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रिनिटी अधिनियम
के तहत निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम शामिल नहीं किया गया है? क्रेडिट डिस्पेंसन, पीएम जन धन योजना, पीएम पोषण, मनरेगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें किसे शामिल नहीं किया गया? पीएम पोषण, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। सूची 1 समाचार शब्द और सूची 2 संबंधित। सीमा, बीमा सुगम, यूपीएजी, विंड और एग्री इकाई। तो इसको मिलाना है, तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो बीमा सुगम जो है वो किससे मिलेगा? पॉलिसी धारक से। यूपीएजी आपका मिलेगा कृषि आधारित, ठीक है। विंड के बारे में यदि हम बात करें तो कृषि में मौसम डेटा, और एग्री इकाई किसान पोर्टल। यानी 1 4 3 2 और 3, 1 4 2 3, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्या कह रहा है 120, उसे देखते हैं। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रेड पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2022 में नरेंद्र मोदी ने सामने रखा था सूर्य कभी अस्त नहीं होता है मंत्र है। पहले उद्देश्य सीमा ऊर्जा आपूर्ति से जोड़ना है। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो ये कथन अगर हम बात करें तो दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि अगर हम इस विजन के बारे में बात करें तो इसे 2022 में नहीं 2018 में मोदी द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। G20 विश्व नेताओं को भारतीय विरासत में उपहारों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बिदरी कर्नाटक, गोंड मध्य प्रदेश, ढोकरा तेलंगाना। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है? तो 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो ये उपरोक्त में से सभी ऑप्शन हमारे सही होंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं 122। डेरना शहर निम्नलिखित में से किस कारण से लंबे समय में चर्चा में था? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का स्थल, हाथियों द्वारा इजराइल का सबसे अधिक लक्षित शहर, इस यूक्रेनी शहर में रूसी ड्रोन हमला, बांध टूटना और उसके कारण बाढ़ आना। तो डेरना शहर जो है वो बांध टूटा था और उसके कारण बाढ़ आई थी। ऑप्शन सी डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संसद में राज्य विधानमंडल सदस्य जो वोट देने या सदन में एक निश्चित तरीके से बोलने के लिए रिश्वत लेते हैं उन्हें अभियोजन में छूट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में किस निर्णय को खारिज करते हुए ऐतिहासिक आदेश में कहा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है पीवी नरसिम्हा राव केस बनाम राज्य। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्या है 125? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ओजोन मौजूद नहीं है। यह सतह गर्म होने और जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन का प्रमुख योगदान करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा कथन सही है? ना तो ए कथन है ना डी कथन है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में विक्टोरिया एल्बर्ट संग्रहालय के साथ निम्नलिखित में किस महापुरुष के बाघ नख को वापस लेने के लिए समझौता किया है? तो बाघ नख के बारे में यदि हम बात करें तो यही है जो अफजल खान की मृत्यु का कारण बना था। तो ये किसका है? छत्रपति शिवाजी का। तो ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 127। गुजरात में घोडो नामक एक गांव में हाल ही में निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? यूनेस्को, वैश्व बौद्धिक संपदा, विश्व बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है किसके द्वारा? घोडो गांव को। कच्छ में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर छोटा सा गांव है। हर 3 महीने में उत्सव मनाया जाता है। दलदली भूमि क्षेत्र में स्थित है। तो इसे वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन यानी UNWTO द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? UNWTO। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। हाल ही में समाचारों में देखा गया नाम 200 निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? भारत नेपाल संबंध, भारत म्यांमार संबंध, भारत UAE संबंध, भारत निम्नलिखित से भारत श्रीलंका संबंध। तो यहाँ पर किसके बारे में जागरूकता बढ़ाने में भारत भवन निम्नलिखित में अन्य ऐतिहासिक स्मारकों लाल रंग के रोशन किया गया है? कुष्ठ रोग, कैंसर, डिस्लेक्सिया और कावासाकी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा ऑप्शन सी। कौन सा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं पेट्रो डॉलर शब्द तेल निर्यातक देशों द्वारा तेल की बिक्री के मध्य से अर्जित अमेरिकी डॉलर को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देश ने USA के साथ
पेट्रो डॉलर सौदे को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब, यूएई, ईरान और रूस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है, हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति रईसी मंत्री हुसैन अरूमुद्दौला की मौत हो गई। संदर्भ निम्नलिखित में किसे ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति दिया है? रुहेला खुमैनी, मोहम्मद अली रजमाई, मोहम्मद खुखैर, अबुल हसन बनसरी। तो किसे दी गई है ये? तो ये बागडोर दी गई है मोहम्मद मोखबर को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 सॉरी। अमरीकी अरबपति एलन मस्क ने हाल ही में एआई द्वारा निर्मित एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें विश्व के को तकनीकी हस्तियों को भविष्य में फैशन परिधानों में दिखाया गया। इस संदर्भ में वीडियो में नेताओं में पहचान करें: भारतीय नरेंद्र मोदी, सदन के पूर्व नैन्सी पेलोसी, एप्पल सीईओ टिम कुक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो किसे किसे किया गया है? तो उपयुक्त सभी को किया गया, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है? निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। हमास एक इजरायली आतंकवादी संगठन है। हमास स्थापना अहमद यासीन ने की थी। मजलिस अल शूरा हमास नासी निकाय है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 2 और 3 ये सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्या कह रहा है 134? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए हाल ही में नीट, यूजी और एनईटी के परीक्षाओं में संचालन अनियमितताओं का आरोप सामना पड़ा। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने किसे एनटीए का महानिदेशक बनाया है? प्रदीप सिंह खोरेला, मनोज सोनिक, शंकर नारायण, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है प्रदीप सिंह खोरेला को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्या कह रहा है? लोकसभा आचार समिति ने प्रश्न के लिए नकद के आरोप में महुआ मोइत्रा के सदन में निष्कासित करने की सिफारिश की थी। में किस राजनीतिक दल से थी? तो वो हैं तृणमूल कांग्रेस की। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। हाल ही में फिल्मों में संबंधित निर्देशक संबंध में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें: 12वीं फेल, नाग अश्विन, ठीक है, महाराजा विनोद चोपड़ा, कल्कि निथिल स्वामीनाथन। कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसमें अगर हम गलत को ढूंढेंगे तो इसमें से सभी क्या हैं? गलत सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्योंकि 12वीं फेल विनोद चोपड़ा हैं, महाराजा नाग अश्विन हैं, ठीक है, सॉरी महाराजा निथिल स्वामीनाथन और कल्कि नाग अश्विन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सनराइज टेक्नोलॉजी श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और 3D प्रिंटिंग। तो ये सभी आते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मित्रों डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्या कह रहा है? सीएम नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू की है और कथनों पर विचार करें। गरीब परिवारों में 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना। सहायता 4 समान किस्तों में प्रदान की जाएगी। 18 से 30 वर्ष की होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ऑप्शन केवल एक सही है और बाकी ये दोनों क्या हैं? गलत हैं। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत परिवारों को, गरीब परिवारों को एक उद्यमी योजना शुरू लॉन्च की है जिसके प्रमुख बिंदु 94 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने? 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे से, और ये 25-25 पहले किस्त होगी 25%, फिर 50%, फिर 50%, ठीक है, इस और सॉरी पहले 25, फिर 50 और फिर 25, इस तरह ये किस्त दी जाएगी। 4 किस्तों में नहीं, 3 किस्तों में होगा मामला, ठीक है। और जो ये हैं तो कथन 2 गलत हो जाएगा और ये 18 से 50 वर्ष है, न कि 30 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर किस प्रकार सफाई में सुरक्षित कर मिला है? चंडीगढ़ को, प्रयागराज को, इंदौर को या सूरत को? तो ये किसे मिला है? ये अगर हम बात करते हैं तो ये मिला है चंडीगढ़ को। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। ग्लोबल फायर पावर द्वारा 2024 के लिए निम्नलिखित में से कौन शक्ति रैंकिंग दुनिया भर के सैन्य को व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है? भारत की स्थिति पहचाने। दूसरा, चौथा, छठा और सातवां। तो भारत की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो भारत यहाँ पर है कौन से नंबर पे?
चौथे नंबर पे, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के 2024 के जेनिक सिनर, और जेनिक सिनर जो हैं वो किसके विजेता हैं, वो हैं पुरुष युगल के। आरेना सर्वालेंका महिला की, हुईसी की अगर हम बात करें तो ये महिला युगल की, और रोहन बोपन्ना पुरुष युगल का। तो यानी 4 1 2 3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। क्या है 143, इंडस बैंक ने हाल ही में समान रूप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, किसानों को, कृषि मजदूर किसान भुगतान, SC ST श्रेणियों को, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को विशेष लाभ देने के लिए शुरू किया, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बड़ौदा सन हाल ही में खबरों में आया, क्या है, संदर्भित कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों को सूर्य को दर्शाता है। बड़ौदा शहर का सनराइज पॉइंट प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सौर PV सेल विकास की निजी फर्म के साथ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का सूर्य का दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। हाल ही में बिहार में चहक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन, बुजुर्गों को मुफ्त सेवा, आधुनिक तकनीकी मध्य कृषि उत्पादक तो बढ़ाना, बच्चों को बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक लाने के लिए शैक्षिक पहल, महिला उद्यमियों और छोटे वित्तीय सहायता देना। तो ये है आपका बच्चों को बुनियादी शिक्षा के लिए, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में निम्नलिखित में कौन सा कथन उचित है। राष्ट्रपति राज्यपालों को सम्मानजनक क्षमता निष्पादित करने के लिए अभियोजन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। अभियुक्तों की स्वतंत्रता की कई संबंध में सकारात्मक परिणामों अधिकारों को दर्शाता है। अंततः आंतरिक गड़बड़ी के आपातकाल को लगाने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। गेवरा और कुसमुंडा खदानें कहाँ स्थित हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये जो खदानें हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, ये हैं आपकी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। बिहार में मिट्टी की विशेषता, वर्षा, तापमान, भूभाग के आधार पर 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस संदर्भ में पहचानें कि निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। कृषि जलवायु क्षेत्र 2, कृषि जलवायु क्षेत्र 2, कृषि जलवायु थर्ड ए, थर्ड बी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है कृषि जलवायु क्षेत्र 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। मानसून विच्छेद ऐसी घटना है जो मानसून के मौसम में आमतौर पर देखी जाती है। विच्छेद क्या है, कृषि फसल पैदावार बढ़ाती है, जलभराव की बाढ़ आती है, फसलों को सूखे का दबाव पड़ जाता है। तो यही मानसून विच्छेद है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित ध्रुव दल का सेनापति कौन था। हरिहर ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर या केदारनाथ तिवारी। तो इसके थे जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने परफेक्शन IAS संस्थान का ये पेपर लगाया है, और ये 70वीं बिहार PCS का पेपर था मित्रों, ठीक है। तो इसके अलावा अन्य पेपर भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं, और जिनका फीडबैक भी हमें अच्छा मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो देखने के बाद उसे लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप उसे लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों मित्रों में उसे शेयर करिए। और इसके साथ ही आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा आपको कई संस्थानों के घर बैठे पेपर के सॉल्यूशन और PDF प्राप्त होंगे। तो आप हमारे चैनल से लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।